जौनपुर गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रोज पैदल स्कूल जाया करता था। स्कूल बहुत दूर था और उसे जंगल के रास्ते जाना पड़ता था। एक दिन बाबूजी, मुझे एक साइकिल खरीद के दो ना प्लीज़। मेरे सारे दोस्त साइकिल से स्कूल जाते हैं, मुझे भी साइकिल चाहिए। प्लीज़ ना मत करना, मैं रोज़ थक जाता हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। तुम्हें पता है ना हमारी हालत कितनी खराब है। जैसे तैसे तुम सबको खाना खिला पाता हूँ, साइकिल कहाँ से खरीदूं? बाबूजी, क्या आपको मेरी दया नहीं आती? आती है, बहुत आती है। मैं थोड़े थोड़े पैसे बचाता हूँ और अगले साल तुम्हारे लिए एक अच्छी वाली साइकिल खरीदूंगा, ठीक है? ये क्या बाबूजी, अगले साल? मतलब मुझे और एक साल पैदल जाना होगा। नहीं नहीं, ये बहुत कठिन है। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। एक दिन जब बिट्टू स्कूल से घर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक साधु मिले। पुत्र, मुझे जौनपुर जाना है। क्या तुम मुझे सही दिशा बताओगे? हाँ हाँ स्वामी जी, मैं वही जा रहा हूँ, चलिए मेरे साथ। इस तरह दोनों चलते चलते जौनपुर पहुंच जाते हैं। पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सच? मैंने तो सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था कि वरदान देने वाले भी साधु होते हैं। दरअसल मेरा स्कूल बहुत दूर है। मैंने पिताजी से साइकिल मांगी थी, लेकिन हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है। अगर मुझे एक साइकिल मिल जाए तो। बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें साइकिल नहीं, एक जादुई बाइक देता हूँ। ये बाइक अपने आप चलेगी। बस तुम्हें जहां जाना हो उसको बता देना। लेकिन याद रहे, अगर तुम इसका इस्तेमाल स्वार्थ के लिए करोगे तो ये गायब हो जाएगी। याद रखना। साधु ने हवा में हाथ घुमाया और वहां एक अच्छी सी बाइक प्रकट हुई। बिट्टू खुश हो गया और उसने साधु को प्रणाम किया। साधु वहां से निकल पड़े। बिट्टू खुशी खुशी अपने बाइक पर बैठा। जादुई बाइक मुझे घर ले चलो। बस, बाइक वहां से निकल पड़ी। बाइक पर बिट्टू को देख सब लोग हैरान थे। बाइक घर के पास आई और रुक गई। बिट्टू ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। अरे वाह बेटा, स्वामी जी बहुत ही दयालु है। लेकिन तुम इस बाइक का इस्तेमाल किसी भी स्वार्थ के लिए ना करना। दूसरे ही दिन बिट्टू बाइक से स्कूल जाने लगा। शुरू शुरू में वो अपने दोस्तों को भी बाइक पर अपने साथ ले जाता, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके मन में लालच पैदा हुआ। वो दोस्तों को स्कूल छोड़ने के बदले उनसे चॉकलेट्स या बिस्किट लेने लगा। फिर वो गांव वाले लोगों को भी बाइक पर सवारी देने लगा, उन्हें जहां चाहिए वहां छोड़ने लगा और उसके बदले उनसे पैसे लेने लगा। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन जब बिट्टू स्कूल जा रहा था, जादुई बाइक मुझे स्कूल ले चलो। लेकिन चमत्कार हो गया। बाइक गायब हो गई और बिट्टू धम से जमीन पर गिर पड़ा। ये सारी घटना बिट्टू की माँ देख रही थी। देखा, तुम्हारी लालच की वजह से बाइक गायब हो गई। अच्छा हुआ, अब बाबूजी अगले साल नई साइकिल देने तक पैदल स्कूल जाओ। सुशीला नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। जब वो 2 साल की थी, तभी कुछ बड़ी बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और तभी से सुशीला की माँ मीरा नौकरी कर अपनी बेटी का ख्याल रखती थी। सुशीला बड़ी ही सीधी सादी लड़की थी। आज वो 14 साल की पूरी हो चुकी थी। उसका जन्मदिन था, तो मीरा सुशीला के बर्थडे का केक और बच्चों के लिए कुछ खाना लेने के लिए बाहर जाती है। जाते जाते वो सुशीला से, सुशीला बेटी मैं थोड़ी ही देर में वापस आती हूँ। तब तक उस टेबल पर तुम्हारा गिफ्ट रखा है, उसे खोलकर देखो तुम और जल्दी से तैयार हो जाना। मैं आने के बाद हम दोनों मिलकर केक काटेंगे। अरे वाह, माँ तो मेरे लिए सरप्राइज लेकर आई है, मैं अभी देखती हूँ। मीरा हंसते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन जब वो घर से निकलती है तो उसे क्या पता था कि आखिर सुशीला की जिंदगी में क्या लिखा है। मीरा हंसते हुए तो निकलती है, लेकिन कभी वापस नहीं आ पाती। एक बेधुन होकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के गाड़ी से रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर सुशीला तैयार हो जाती है और अपनी माँ की राह देखते देखते, अरे ये माँ अभी तक क्यों नहीं आई। मेरे साथ साथ मेरे सारे दोस्त भी माँ की राह देख रहे हैं, कहाँ रह गई ये। अब रात हो चुकी थी, तो सुशीला के सारे दोस्त घर चले जाते हैं और सुशीला अपनी माँ की राह देखते देखते वैसे ही भूखी प्यासी सो जाती है। सुबह उठते ही उसे सारी बात पता चलती है। वो बहुत मायूस हो जाती है। तभी उसकी चाची रमा उसके चाचा राघव से, अब इस कलमुही को हमें ही पोसना पड़ेगा, इतनी महंगाई में कैसे होगा हमारा। अरे रमा, क्यों चिंता करती हो?
भैया भाभी ने जो कमाया है वो उसकी शादी तक। हाँ हाँ हाँ, मैं ही गलत हूँ। उन्होंने खजाना कमा कर रखा है ना उनकी लाडली के लिए। एक तो उसे हॉस्टल या फिर अनाथ आश्रम में डाल दो आप। हाँ नहीं तो। तभी रमा और राघव की सारी बातें उनकी बेटी श्यामा सुन रही थी। अब राघव रमा की बातें सुनकर गुस्से में बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही श्यामा अपनी माँ से, अरे माँ, ये क्या कर रही हो तुम? कब से तो पापा के पीछे लगी हो। एक काम वाली लगाओ, एक काम वाली लगाओ। मेरी कमर टूट रही है काम करते करते। अब आपके सामने इतनी अच्छी नौकरानी है, क्यों भूल रही हो आप? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा, तो तुम सुशीला की बात कर रही हो? हाँ माँ, जरा सोच कर देखो। हम उससे घर के सारे काम करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, घर के साथ साथ उसके पैसों पर भी मजा कर सकते हैं माँ। अरे वाह 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 श्यामा, तू तो बड़ी होशियार बन गई है। बड़ी हो गई है मेरी बच्ची। आखिर माँ पर ही गई है मेरी बेटी। श्यामा और रमा जोर जोर से हंसने लगती है। अब राघव घर आते ही रमा राघव से, सुनिए जी, आप सुशीला को लेकर नहीं आए? सुशीला को यहाँ लाने के लिए क्या तुम सच में मान गई हो? हाँ हाँ, मैं तो शैतान ही हूँ ना। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना था। अब राघव खुशी खुशी जाकर अपने भाई के बेटी को अपने घर लेकर आता है। दूसरे दिन सुबह उठते ही रमा सुशीला से, अरे ओ करमजली, अब क्या सोती ही रहेगी क्या? उठ, घर के सारे काम करने हैं। क्या तेरे माँ बाप आएंगे क्या? सुशीला हड़बड़ा कर उठती है और अपने चाची से, चाची, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती हुई है क्या? अरे फोकट का खाना नहीं मिलेगा यहाँ। काम करना होगा, काम, समझी? आज के बाद घर के सारे बर्तन मांजना, खाना बनाना, कपड़े धोना, आटा पीसना, सभी काम तुम्हें ही करने होंगे। लेकिन चाची, और एक बात, मुझसे या मेरी बेटी श्यामा से अगर तूने जबान लड़ाई तो तेरी जबान खींच लूंगी, समझी? अब रमा और श्यामा दूसरे कमरे में चले जाते हैं। उस दिन से रमा और श्यामा दोनों मिलकर सुशीला को बहुत परेशान करने लगी। दिन भर काम करने के साथ साथ वो रात को भी आटा बनाने का काम देती है और इसी कारण उसे माँ की बड़ी याद आती है। तो रात के समय वो अपने सारे काम खत्म कर उसकी माँ ने जो जन्मदिन पर उसे ड्रेस दी थी वो निकालती है और वो ड्रेस देखती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि वो पूरी तरह से रंग बिरंगी मोती और डायमंड से भर जाती है। उसे देख सुशीला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने चाचा को वो ड्रेस दिखाने चुपचाप से चली जाती है और धीरे से अपने चाचा से, चाचा जी, चाचा जी। चाचा जी उठकर सुशीला से, क्या हुआ बेटी? चाचा जी, चाचा जी देखो तो, मेरी माँ ने दी हुई ड्रेस निकाली है आज मैंने। बेटी, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। अब सुशीला अपने चाचा की बात मानकर उस ड्रेस को संभाल कर एक जगह छुपा कर रख देती है। दूसरे दिन फिर से सुशीला के काम खत्म होते ही चाची रात के समय सुशीला को श्यामा की ड्रेस पर कढ़ाई करने का काम दे देती है। तो उसे देख सुशीला, अरे यार, दिन भर काम करने पर भी चाची मुझे रात के समय भी इतना सारा काम दे देती है कि रात में ठीक से सो भी नहीं पाती। जाने दो, ये तो हर रोज का है। आज तो मैं अपनी माँ ने दी हुई ड्रेस पहनकर देखती हूँ। बहुत वक्त बीत चुका है, मैंने उसे देखा ही नहीं। सुशीला ड्रेस पहनकर बेहद खूबसूरत दिख रही थी। वो अपनी माँ की प्यारी प्यारी यादों में खोई हुई थी कि तभी चाची ने दिया काम अपने आप हो जाता है। तो सुधा उसे देख बहुत खुश हो जाती है। अब वो रात को आराम से सो जाती है। सुबह सुबह चाची, अरे ओ महारानी उठ जा, घर के सारे काम रास्ता देख रहे हैं तेरा। और रात को तुझे श्यामा का कुर्ता दिया था ना मैंने कढ़ाई करने के लिए, किया कि नहीं वो? हाँ हाँ चाची, हो गया है, ये देखिए। चाची ड्रेस को देखकर चौंक जाती है। अब रमा हर रोज सुशीला को कोई ना कोई काम देने लगी ताकि वो रात भर सो ही ना पाए और वो जल्द से जल्द ये घर छोड़कर भाग जाए ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए। लेकिन सुशीला हर रोज रात के समय अपनी माँ की हीरे मोतियों से जड़ी ड्रेस पहनती और सारे काम अपने आप हो जाते थे। अब एक दिन श्यामा अपनी माँ से, माँ, क्या आपको नहीं लगता कि सुशीला की कोई मदद कर रहा है? क्योंकि आप उसे इतना काम देते हो कि
कि पूरे रात भर में भी वो ना हो सके, लेकिन फिर भी वो कर लेती है। इतना ही नहीं, आजकल तो वो बड़ी खुश रहने लगी है। माँ, आपने उसकी पढ़ाई बंद करवाई, फिर भी उसने बाजू वाली राधा से एक बुक ली और दोपहर के समय किचन में बैठकर पढ़ रही थी वो। क्या? ये तू क्या बात कर रही है? हाँ नहीं तो सच्ची तो बोल रही हूँ मैं। दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है माँ। अब रमा और श्यामा दोनों मिलकर सुशीला पर नजर रखे थे। दिन हो या रात का समय, दोनों आंख में तेल डालकर सुशीला पर नजर रखे थे। हर रोज की तरह सभी सो गए होंगे, ये सोच सुशीला वो जादुई ड्रेस पहन लेती है और उसके सारे काम झट से हो जाते हैं। तो उसे देख रमा, अच्छा तो ये बात है। रमा और श्यामा दोनों भागते हुए सुशीला के पास जाकर उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन सुशीला को हाथ लगाते ही रमा और श्यामा के हाथ मानो पूरी तरह से जल जाते हैं। तो श्यामा, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, मुझसे तो बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा है माँ। अरे मुझसे भी तकलीफ सह नहीं जा रही, क्या करूँ? चल जल्दी से यहाँ से चल, ताकि हम ठंडे पानी में हाथ डाल सके। चल जल्दी। अब रमा और श्यामा घबराकर पानी का नल शुरू कर देते हैं, लेकिन आज उसमें से ठंडा पानी ना निकलकर गर्मा गर्म पानी ही बाहर आता है। ये देख रमा और श्यामा और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो सुशीला से, सुशीला हमें माफ कर दो सुशीला, आज के बाद हम तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे, तुम्हारी हर बात मानेंगे, लेकिन प्लीज प्लीज हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो सुशीला। उस दिन के बाद रमा या श्यामा दोनों इतनी घबराई हुई थी कि अगर सुशीला उनकी ओर देखे भी तो वो डर के मारे सारे काम कर देती थी। अब रमा ने सुशीला का कॉलेज में भी एडमिशन करवाया और उस दिन से सुशीला और उसके चाचा जी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। रामपुर नाम के गांव में राजू अपनी माँ रमा और पिता रघुवीर के साथ रहता था। राजू के पिता गरीब किसान थे। उनके खेत में एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। उनके पास थोड़ी बहुत ही जमीन थी, जहाँ रघुवीर और रमा मेहनत कर अपना और अपने बेटी की जरूरत पूरी करने की कोशिश करते, क्योंकि उनके घर के हालात बहुत ही खराब थे, जिस कारण राजू स्कूल में भी नहीं जा पा रहा था। लेकिन फिर भी रघुनाथ ने उस पेड़ को बिना काटे बाकी की जमीन पर ही मेहनत करता और राजू एक बड़ा ही समझदार और मेहनती लड़का था। अपनी 10 साल की उम्र में ही उसने अपनी माँ पिता को खेतों में मदद करना शुरू कर दिया। वो कुछ देर अपने माँ पिता को मदद करता और जैसे जैसे धूप बढ़ जाती तो वो पेड़ के नीचे छांव में आकर बैठकर खेलने लगता और देर देर तक पीपल के पेड़ से बातें करता। एक दिन राजू पेड़ से बात कर रहा था। राजू डरकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। अरे राजू, तुम डर क्यों रहे हो? तुम तो मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, हर रोज मुझसे बातें करते हो। क्या तुम सच में मेरे दोस्त बनोगे? हाँ जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुमसे बातें करता हूँ। क्यों? जिस दिन ये बात तुम किसी और को बताओगे उसी दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब राजू और पेड़ दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं और हर रोज एक दूसरे से बातें करने लगे। एक दिन की बात है, राजू खेत में काम कर रहा था तो रमा और रघुनाथ पेड़ के नीचे पानी पीने आते हैं। तो राजू की माँ रघुनाथ से, देखिए ना हमारा बेटा कितनी जल्दी बड़ा हो गया, खेलने कूदने की आयु में ही उसे कितनी समझ आ गई है। नहीं रमा, ये तो हमारी गलती है। हमारी परिस्थिति के कारण हमने राजू से उसका बचपन छीन लिया है। ये तो उसके पढ़ने लिखने के दिन हैं, लेकिन देखो किस्मत ने हमसे तो पूरी जिंदगी मेहनत करवाई, अब हमारे बेटे के नसीब में भी। बोलते बोलते रघुनाथ और रमा की आंखें नम हो जाती है। पीपल का पेड़ ये हर रोज देखता था। रघुनाथ, रमा और राजू की परिस्थिति देख पीपल के पेड़ को भी उनकी दया आती थी। एक दिन राजू पीपल के पेड़ की ओर देखकर, मेरे माता पिता इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने गरीब हैं। मुझे भी पढ़ना है, लिखना है। जब मेरे दोस्त स्कूल में जाते हैं तो मुझे भी लगता है कि मैं भी स्कूल जाऊं। तभी उसे हंसने की आवाज सुनाई देती है और पीपल का पेड़, जो सच्ची ईमानदारी से मेहनत करते हैं भगवान तो उनकी परीक्षा लेते ही है। भगवान को तो मैंने नहीं देखा, क्या आपने देखा है? राजू की बातें सुनकर पेड़ हंसने लगा।
राजू, भगवान हर जगह होते हैं। मुझ में भी भगवान है और तुम में भी भगवान है। भगवान हर जगह होते हैं। तो फिर भगवान जी सबको खुशी क्यों नहीं देते? राजू, मेहनत सबको करनी पड़ती है। हर इंसान को हर चीज आसानी से नहीं मिलती। लेकिन मेरे माता पिता तो बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? अब राजू पेड़ से बातें करते करते वहीं पर सो जाता है। कुछ वक्त बीत जाने के बाद रमा पेड़ के नीचे पानी पीने के लिए आती है और देखती है तो वो जोर जोर से रघुनाथ को आवाज देने लगती है। सुनिए जी, जल्दी आइए, सुनिए, देखिए तो ये राजू के पास। रमा को घबराते बोलता देख रघुनाथ वहां पर भागते हुए आ जाता है। तो उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी राजू अपनी माँ की आवाज सुनकर उठ जाता है। तो वो देखता है कि उसके चारों ओर पीपल के सोने के पत्ते गिरे हुए हैं। ये देख राजू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने पिताजी से, पिताजी, पिताजी, ये तो सोने के पत्ते हैं ना? रघुनाथ उन पत्तों में से एक पत्ता अपने हाथ में उठाता है और उस पत्ते को यहाँ वहां से देखने लगता है और अपने बेटे रघुनाथ से, अरे हाँ बेटा, ये तो सोने के पत्ते हैं। हमारे तो भाग ही खुल गए। अब रघुनाथ, रमा और राजू तीनों मिलकर पीपल के सोने के पत्ते उठाते हैं और घर चले जाते हैं। आज वो तीनों बड़े ही खुश थे तो आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर रघुनाथ उन पत्तों को शहर लेकर जाता है और उन पत्तों को सोनार के पास बेचकर कई सारे पैसे लेकर आता है। दूसरी ओर राजू खेत में जाता है और पीपल के पेड़ से, दोस्त, ये सब तुमने किया है ना? अब तुम्हारे कारण ही हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। राजू, मैंने जो किया वो सब तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मेहनत देखकर किया है। आज से तुम अपने स्कूल भी जा पाओगे। तुम्हारी हर एक समस्या हल हो जाएगी। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत करना कभी मत भूलना। अब रघुनाथ शहर से वापस आ जाता है और उन पैसों में से कुछ पैसों से वो अपने लिए कुछ जमीन खरीदता है जिसमें वो और ज्यादा मेहनत कर सके और अपने बेटे को अच्छा भविष्य दे सके। अब सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सब्र का फल मीठा होता है। हमें हमेशा हताश ना होकर मेहनत करनी चाहिए।